देखिए बच्चों, ये हमारे सामने जो है पेपर है सीबीएसई कक्षा 10 का हिंदी का प्रश्न पत्र, जो अभी आपकी परीक्षा है 21 फरवरी 2023 को। तो उसी के बारे में आज हम देखते हैं और जानते हैं कि हम किस तरह से हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा और कैसे हमें उसे अटेम्प्ट करना है, जिससे कि हम 80 में से 80 नंबर ला सकें। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन पेपर को समझना होगा कि कैसा हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा और किस तरह से हमें उसे हल करना है। तो देखिए, आपका जो पेपर होगा वो आपका 80 नंबर का होगा, क्योंकि 20 नंबर आपको स्कूल की तरफ से दिए जाएंगे। जो भी एक्टिविटीज़ आपकी हुई हैं पूरे साल, जो भी रिस्पॉन्स आपका कक्षा में रहा है उसको देख करके, तो आपका जो ये सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पेपर होगा ये आपका 80 मार्क्स का होगा। 3 घंटे का समय इसके लिए आपको दिया जाएगा। तो कैसे हमें 3 घंटे में उसे बहुत अच्छी तरह से करना है कि हमारा कहीं भी कोई अंक ना कटे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं। इस प्रश्न पत्र में हमारे होंगे 2 खंड, आ और ब। अब ये हमारे आ और ब खंड जो हमारा पहला वाला होगा उसमें हमारे होंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। तो जितने भी हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे हमें उन्हें बहुत ध्यान से पढ़ना है और तब हमें बहुत ही ध्यान से उनके आंसर देने हैं। ये हमारे कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप के जो हमारे क्वेश्चन होंगे। बाकी जो तुम्हारा होगा खंड ख, उसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो वर्णनात्मक प्रश्न हैं वो होंगे, जो आपकी मतलब क्षितिज जो आपकी पुस्तक है उसके आधार पर होंगे, और उसमें आपके लेखन के भी होंगे। तो टोटल जो आपके क्वेश्चन है मिलाकर के वो आपके 17 प्रश्न होंगे, दोनों ही खंडों के मिलाकर के। और वो पूरे 17 के 17 जो क्वेश्चन है वो आपको अटेम्प्ट करने हैं, उनमें से कोई भी आपको नहीं छोड़ना है। बस आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे आपको चॉइस दी गई है वहाँ आपको उन 2 में से एक करना है। तो अच्छा होगा कि आप जो अपने पेपर को क्रम के अनुसार ही करें। अब खंड ए में आपके कुल 10 प्रश्न हैं, जिसमें जो उप प्रश्नों की संख्या है वो आपकी 44 होगी, और दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए आपको 40 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यानी कि उसमें जो आपका व्याकरण वाला पोर्शन होगा उसमें आपकी चॉइस आती है, तो उनमें कोई 4 में से मतलब 5 में से 4 करने होते हैं। तो ये हम आगे अभी देखेंगे। और खंड ब में आपके कुल 7 प्रश्न होंगे, उनमें सभी के साथ उनके जो आंतरिक विकल्प हैं वो भी दिए गए हैं, और निर्देशानुसार विकल्प का ध्यान रखते हुए आपको उनके उत्तर देने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम खंड ए में देखते हैं बहुविकल्पी या वस्तुपूरक प्रश्न। तो पहला प्रश्न जो आपका होगा वो होगा आपका अपठित गद्यांश का। तो ये अपठित गद्यांश तो आपके कोई भी आ सकता है, यानी कि आपका जरूरी नहीं कि आपका पढ़ा हुआ हो। तो आपको इसमें थोड़ा सा इसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा। तो इसको आप या तो तब कर सकते हो जैसे आपको 15 मिनट क्वेश्चन पेपर के रीड करने के लिए दिए जाते हैं, तो उसमें आप अपने ये जो आपके अपठित गद्यांश और काव्यांश है इनको आप कर सकते हो, पढ़ सकते हो अच्छे से। तो सबसे पहले आपको गद्यांश को पढ़ना होगा। तो अभी मैं आप लोग पढ़कर नहीं सुनाऊंगी आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोगों के पास अभी उतना टाइम नहीं है कि आप उतना टाइम वीडियो को दें। तो मैं चाहती हूँ कि आपको कम से कम समय में समझ आ जाए कि आपको पेपर कैसे करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अंक किस तरह लाने हैं। तो आपको अपना ये जो गद्यांश है बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आप पहले समय बचाने के लिए ये भी कर सकते हैं कि पहले आप जो आपका पैराग्राफ है उसके प्रश्नों को पढ़ लें, और उसको प्रश्नों के पढ़ने के बाद आप इस पैराग्राफ को पढ़ें। तो उससे क्या होगा कि आपको आसानी हो जाएगी आपके
आंसर यानी कि कीवर्ड्स ढूंढने के लिए, कि भी आपके माइंड में वो क्लिक कर जाएगा कि हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो अच्छा इसका आंसर हमें यहाँ मिल गया। जैसे ये पहला प्रश्न है इसका, आपका पहला वाला प्रश्न है इसका कि हिंदी फिल्मी गीतों लोकगीतों में क्या समानता थी। तो जब हम इसका पैराग्राफ हम पढ़ेंगे, पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा हुआ था, फिर हमने पैराग्राफ पढ़ा, तो हमें ये क्लिक कर जाएगा कि भी हमें इस वाले क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर मिल रहा है। तो इसमें इसका जैसे सही आंसर इसमें होगा कि ये जनमानस के सुख दुख उल्लास और उम्मीद को स्वर देते थे। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है कि हम एक ही ऑप्शन पढ़ें, हमें वो सही लगा और हमने उसका आंसर दे दिया। हमें क्या करना है, हमें एग्ज़ाम टाइम में हमें चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। बेशक हमें सही आंसर मिल गया है, लेकिन उसके बाद भी हमें चारों ऑप्शन को पढ़ना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ दो ऑप्शन सेम होते हैं या उनमें बहुत ही कम अंतर होता है और जल्दबाजी में हम गलत आंसर पर टिक कर देते हैं, बाद में हम फिर पछताते हैं। तो इसलिए हमें पहले बेशक हमें स्टार्टिंग में ही आंसर मिल जाए, लेकिन हमें उसके बाद भी अपने चारों आंसर को जो हमारे ऑप्शन है उनको अच्छे से पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह आपको ये सारे जो क्वेश्चन है वो करने हैं। तो बहुत कम टाइम लेते हुए मैं आपको बताती हूँ, आप इसको कर लोगे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएंगे। ये आपका थोड़ा सा बच्चों को ये हार्ड लगता है, क्योंकि इसमें कविता आती है, तो और ये वैसे भी अपठित भी होता है। तो लेकिन ये ऐसा कुछ कठिन होता नहीं है, सिर्फ आपको इसे भी ऐसे ही पढ़ना है ध्यान से, और क्वेश्चन पढ़ने हैं इसके ध्यानपूर्वक। तो आपको आंसर दिए, उसके ऑप्शन दिए होते हैं, तो आप आराम से उसका आंसर कोई भी ढूंढ सकते हैं, जो भी आपको सही होगा। बस आपको ज़रूरत है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ने की। तो इसमें जो काव्यांश होगा पहले आप उसको पढ़ लोगे, या पहले आप उसकी तरह ही जैसे भी आपने गद्यांश पढ़ा उससे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ लिए, तो इसके भी आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लें और उनके ऑप्शन पढ़ लें। उसके बाद फिर आप इस पैराग्राफ को पढ़ें, तो आपको उससे आसानी हो जाएगी। जैसे इसमें पहला जो प्रश्न दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि हम धरती के बेटे बड़े कमेरे हैं। तो यानी इसमें कविता में ये स्टार्टिंग में आया हुआ है, हम धरती के बेटे बड़े कमेरे हैं, भरी थकान में सोते फिर भी उठते बड़े सवेरे हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए, हम धरती के बहुत परिश्रमी बेटे हैं, हम धरती के बहुत आलसी बेटे हैं, हम धरती के बहुत बुद्धिमान बेटे हैं, हम धरती के बहुत अज्ञानी बेटे हैं। तो पढ़ते ही हमें आंसर पता चल रहा है कि हाँ क्या है ना। तो हम इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही, कि हम धरती के बहुत परिश्रमी बेटे हैं। कमेरे मतलब परिश्रम करने वाले, मेहनत करने वाले। तो इसी तरीके से आप इसके भी सारे आंसर पढ़ लोगे और उनके चारों ऑप्शन पढ़ करके उसके बाद ही सही पर आप टिक करोगे। और इसके आंसर जब आप दोगे तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको, जैसे आपने ये क वाला किया, तो क में आप जो भी ऑप्शन लिख रहे हो, जैसे आपका ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी, ये जो भी सही है, तो आप उसका वो ऑप्शन लिखोगे, ए बी सी डी में से जो भी है, और उसके आगे उसका पूरा आंसर भी लिखोगे। इस तरह से हम अपने सारे प्रश्न कर लेंगे। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो यहाँ से हमारी व्याकरण शुरू हो जाती है प्रश्न नंबर 3 से। तो देखिए जैसे इसमें आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पर हम इसमें प्रश्न नंबर 3 में कि निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। किन्हीं 4 के, यानी कि आपको क्या करना है, 5 प्रश्न दिए हुए हैं व्याकरण के, लेकिन उनमें से किन्हीं 4 को आपको करना है। यानी क, ख, ग, घ और अण, इनमें से आपको कोई क्या करने हैं, 4 करने हैं। तो सबसे पहले आप ये देख लेंगे, आपको जो 4 बहुत अच्छे से आते हैं आप वो ही करें, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे 5 कर देते हैं और 5 में करने के बाद वो टाइम भी उनका ज़्यादा लगा उसको करने में, है ना,
और जब एग्ज़ामिनर कॉपी चेक करते हैं तो वो शुरू के आपके 4 ही प्रश्न चेक करेंगे, 5वां आपका अतिरिक्त लिखकर काट दिया जाएगा, उस पर आपको अंक नहीं मिलेंगे, बेशक आपने वो सही भी किया हो। तो कई बार हमारा जो पहला गलत होता है और आखिर का हमारा सही होता है, तो हमारे वहाँ अंक कट जाते हैं। तो कोशिश करें कि उन्हीं 4 प्रश्नों को करें जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, तो उससे आपका टाइम भी बचेगा और अंक भी नहीं कटेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। जैसे रसूलन और बतूलन जब गाती हैं तब अमरुद्दीन को खुशी मिलती है, तो इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? तो हम इसके चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। रसूलन और बतूलन के गायन से अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। रसूलन और बतूलन जैसे ही गाती हैं अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। रसूलन और बतूलन गाती हैं और अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। चौथा ऑप्शन है रसूलन और बतूलन के गीतों से अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आपको रसूलन और बतूलन जब गाती है, जब अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है, इस वाक्य को आपको सरल में बनाना है। तो सरल में क्या होता है? मतलब साधारण वाक्य होता है वो। संयुक्त और मिश्र होते हैं आपके बाकी दो। तो इसमें अब आप पढ़ोगे रसूलन और बतूलन के गायन से अमीरुद्दीन को खुशी मिलती है, ये हमें इसका सही आंसर लग रहा है। लेकिन फिर भी आप इसके चारों आंसर पढ़ोगे, है ना, क्योंकि इसमें बी और सी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते और डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें गीतों से आया हुआ है, जबकि जो रसूलन और बतूलन है वो गाती भी थी। तो गाती गाती है मतलब गायन में आ जाता है। तो इसका हमारा जो फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा यही करेक्ट होगा। तो इस तरह से हम इसके चारों जो हमारे प्रश्न हैं वो कर लेंगे। और एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि जब आप जैसे मान लो आपने का किया, आपको खा नहीं आ रहा कि भाई ये मुझे बहुत अच्छे से नहीं आ रहा है ना, तो आप ग वाला करोगे तो आप सीक्वेंस यानी क्वेश्चन नंबर वो ही लिखोगे, है ना। आपने ख छोड़ा, ग वाला किया तो आप ख नहीं लिखोगे, उसमें ग ही लिखोगे। ठीक, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम आ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 में। ये आपका वाच्य पर आधारित है। इसमें देखिए जैसे निर्देशानुसार, ये आपका 4 वाला, तो निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। यहाँ पे भी आपको देखो 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से कोई 4 करने। तो इसी तरह से जैसे हमने पहले किया था, हमें जो बहुत अच्छे से 4 आते हैं हमें वो ही करने हैं और उसी तरह से हमें सीक्वेंस लिखना है जिस सीक्वेंस में हम क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, इसको आपको कर्मवाच्य में बदलना है। तो आप कर्मवाच्य में इसको कैसे बदलोगे? बाल गोविंद भगत द्वारा कबीर को साहब माना जाता था, बाल गोविंद भगत द्वारा कबीर को साहब माना जाता है, या बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, या बाल गोविंद भगत से कबीर को साहब माना जाता है। तो इसमें देखिए पहले 2 ऑप्शन है जो ए और बी, ये सही लग रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक अंतर है, क्योंकि हमारी जो क्रिया, जो हमारा वाक्य बदलने के लिए दिया जाता है, हमारी जो क्रिया जिस काल में होगी हमें उसी में उसको बदलना होता है ना। तो मानते थे भूतकाल में हो गया, तो हमें इसको भी भूतकाल में ही रखना है। तो बाल गोविंद भगत द्वारा कबीर को साहब माना जाता था, ये ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इसके भी सारे आंसर, क्वेश्चन आंसर कर लेने हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आप आ गए। ये आपका आएगा पद परिचय पर आधारित। इसमें भी आपको वही 5 क्वेश्चन मिलेंगे, चॉइस है, कोई 4 आपको करने हैं। तो जो बहुत अच्छे आपको 4 आते हैं वो ही आपको इसमें करने हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपके अलंकार आते हैं। तो इसमें यानी कि निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। तो इसमें भी आप किन्हीं 4 के उत्तर दोगे, यानी कि आपको 5 नहीं करने हैं, 4 ही करने हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया उसी सीक्वेंस में करने हैं, वही नंबर लिखना है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ प्रश्न नंबर 6 कर रहे हो तो आप प्रश्न नंबर 6 लिख के इसका क ख जो भी कर रहे हो वो लिख दो। आपको पूरा प्रश्न लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो उससे आपका टाइम भी बचेगा।
तो यहाँ पे जैसे सुनत, इसमें देखिए ये वाला जो है आपकी पंक्ति, सुनत जोग लागत है ऐसे ज्यों करुई ककरी, इसमें अलंकार क्या है ना। तो आप लोगों ने पढ़े होंगे, आपको देखते ही याद आ जाएगा। जैसे ज्यों, जनु, है ना, मानो, मनहु, इस तरह के जो शब्द हमारे वो किस में आते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं। तो हमारा इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप इन सारे अलंकार वाले प्रश्नों को कर लोगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में आ जाता है आपका पठित गद्यांश, यानी कि जो आपकी बुक है, जो आपकी पुस्तक है, उसका गद्यांश आपको इसमें दिया जाएगा। तो ये आपका पढ़ा हुआ होता है, क्योंकि आपने क्लास में ये चैप्टर पढ़े हुए होते हैं, तो इसमें आपको इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। इसके लिए भी आप पहले एक बार इसके क्वेश्चंस को पढ़ लें और उसके बाद पैराग्राफ को पढ़ें, तो आप फिर वो जो आपको कीवर्ड है यानी कि आंसर हाईलाइट करते चले जाओगे कि भाई यहाँ पे हमें इसका आंसर मिल गया, यहाँ पे हमें इसका ये आंसर मिल गया। इस तरह से आप इसके भी आंसर कर लोगे और ये आपका होगा 5 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए। फिर ये आपका प्रश्न जो है आपके क्षितिज के जो पार्ट हैं गद्य वाले, उनके ऊपर आधारित होंगे। ये 2 बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ से आपके पूछे जाएंगे, तो आपके किसी भी चैप्टर में से आ सकते हैं। उसके लिए आपको अपने सारे पाठ जितने भी क्षितिज के आपके काव्य के हैं, गद्य के हैं, उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है। इनको आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आप आ जाइए अब। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका आ जाएगा पठित काव्यांश, है ना। जो भी आपकी कविताएं हैं उनमें से कोई भी एक पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा और आपको अपने पाठों के जो कविताएं हैं या जो आपके गद्य के पाठ हैं उनके नाम और उनके जो लेखक या कवि हैं उनके नाम आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं कि इस कविता का नाम बताओ या इसके कवि का नाम बताओ, तो वो भी आपको ऑप्शन में मिल जाते हैं, तो वो भी आपको पता होने चाहिए। तो आप इस तरीके से ये पैराग्राफ भी पढ़ लोगे और आपने क्लास में पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, तो आप इनके आंसर भी बहुत अच्छे से दे दोगे। ध्यान से पढ़ के आपको आंसर देने हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हमें 2 आंसर सेम लगते हैं, एक जैसे लगते हैं ना, तो उनको बहुत अच्छे से समझना है और उनके डिफरेंस को समझना है। और कई बार ऐसा होता है कि ये नहीं कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा, हम उसी में अपना टाइम लगाए जा रहे हैं, नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको वहाँ छोड़ देना है उसको, है ना। उस टाइम आपको उसमें कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसको वहाँ छोड़ देना है और आपको उसकी जगह छोड़ कर नेक्स्ट क्वेश्चन कर देना है। लेकिन ये नहीं कि हमने उसको छोड़ दिया तो छोड़ ही दिया, हम उसको बाद में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमें अपने पूरे 17 जो हमारे 17 प्रश्न हैं उनमें से एक भी प्रश्न हमें नहीं छोड़ना है, चाहे वो हमें नहीं भी आता है, लेकिन क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमें उसके बारे में आता है, तो जो भी हमें आता है हम उसका आंसर देंगे, ठीक है। छोड़ना हमें नहीं है एक भी प्रश्न। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने अपने ये सारे प्रश्न कर लिए पैराग्राफ को पढ़ करके, फिर हम आ जाएंगे प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 जो है हमारा, ये भी उसी तरीके से है जैसे भी हमने 2 नंबर का बहुविकल्प किया था। ये आपके काव्यांश के पाठों पर आधारित होगा, ठीक है, जो आपकी कविताएं हैं उन पर आधारित होगा। तो इनको भी आंसर दे दोगे आप, अपने चैप्टर पढ़े हुए हैं। अब हम आ जाएंगे खंड ब पर। ये है आपका वर्णनात्मक प्रश्न, यानी कि यहाँ पे अब आपका क्या करना है, यहाँ से आपका शुरू हो जाता है लिखने वाले क्वेश्चंस के आंसर का कार्यक्रम शुरू, है ना। अब आपके जो ऑब्जेक्टिव थे, बहुविकल्पीय थे, वो यहाँ के ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ से आपके सब्जेक्टिव शुरू हो जाते हैं प्रश्न नंबर 11 से। अब देखिए यहाँ पे भी आपको चॉइस दी जाती है, तो उसको ध्यान से पढ़ना है। जैसे प्रश्न नंबर 11 में गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में आपको लिखने हैं, है ना। तो आपको ये संख्या याद रखनी है, कौन सी, 25 से 30, है ना। और 4 प्रश्न हैं और किन्हीं 3 के आपको आंसर देने हैं, है ना। जैसे यहाँ पे देखो साइड में दिया हुआ भी है कि 2-2 नंबर के 3 आंसर हैं, 3 करने हैं आपको आंसर यहाँ पे, लेकिन आपको क, ख, ग, घ 4 दिए हुए हैं। तो आपको
अब यहाँ पर भी क्या करना है, यहाँ पर भी आपको कोई 3 वो करने हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। जो आपको एक क्वेश्चन ये लग रहा है कि भाई ये मुझे कम आता है बाकी 3 से, उसको आपको नहीं करना है। क्योंकि अगर आप अगर सीक्वेंस में ऐसे ही करोगे कि हमें तो चारों ही कर देने हैं, हमें तो चारों पे नंबर मिल जाएंगे, तो ऐसा तो कभी भी नहीं होता। फिर वही होगा कि आपका जो आखिर वाला क्वेश्चन है वो काट दिया जाएगा, 3 आपके चेक हो जाएंगे, है ना। बेशक फिर आपका चौथा वाला सही हो और पहला वाला गलत हो। तो इसलिए आपको यहाँ पे सिर्फ 3 वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। ठीक, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। ये आपके होंगे कविताओं पर आधारित प्रश्न। तो इनमें भी आपको उसी तरह से करने हैं जैसे भी आपने ऊपर किया। कोई 3 करने हैं जो आपको बहुत अच्छे से 3 क्वेश्चन आते हैं, वही आपको यहाँ पर करने हैं, उन्हीं के आंसर आपको देने हैं। और आपको आंसर देते टाइम ध्यान रखना है कि जो पूछा गया है सिर्फ उसके बारे में बताना है। बहुत ज़्यादा ये नहीं कि मैं बकवास लिख दी और आंसर जो पूछा गया वो उसमें कुछ भी नहीं आया, है ना। तो बेशक हमारा जो कई बार आंसर कम शब्दों का हो, लेकिन हमें उसमें वो की पॉइंट मिल गए, एग्जामिनर को वो पॉइंट मिल गए जो वो जिस पे वो नंबर दे सकता है, तो वो उस पर आपको नंबर मिल जाएंगे। और आपने बहुत सारी कथा लिख दी और वही पॉइंट उसको एग्जामिनर को नहीं मिले जो आंसर में चाहिए थे, तो आपको उस पर नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, जैसे आप देखिए पहला प्रश्न देखिए गद्य वाले पार्ट का कि क्या आपको नवाब साहब का व्यवहार सामान्य लगा, क्यों, युक्ति सहित उत्तर दीजिए। तो उसी सीक्वेंस में हमें इसका आंसर लिखना है। जैसे क्या आपको नवाब साहब का व्यवहार सामान्य लगा, तो नहीं, है ना, हमें उनका व्यवहार सामान्य नहीं लगा था, तो हम क्या लिखेंगे कि हमें उनका व्यवहार सामान्य नहीं लगा। अब क्यों नहीं लगा वो बताओगे तो क्यों नहीं लगा कि भी जैसा उन्होंने लेखक को देख करके अपने एक्सप्रेशन दिए, मतलब उनके भाव जो दिखाई दिए उनके चेहरे पर, वो हैं उनको देख करके जैसा उन्होंने किया, है ना, जैसे मतलब उन्होंने वो खीरा छीला, काटा, उस पर नमक मिर्च बुरका और फिर उसको खाया नहीं बल्कि क्या किया, सूंघ करके उसको फेंक दिया। तो क्या वो जो व्यवहार उन्होंने किया वो उचित था, नहीं था ना। तो वो सब हमें उसमें लिखना है। जो अगर हमारे ये पॉइंट उसमें आ गए तो हमें उस पर पूरे मार्क्स मिल जाएंगे 2। और वर्तनी का बहुत ध्यान रखना है हिंदी में, क्योंकि वर्तनी अशुद्धियाँ हमारी ना हो। वर्तनी पर भी फिर पता चला कि बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक थी, तो हमारे वहाँ पे भी नंबर कट गए, आंसर तो हमने सही लिखा, है ना। तो अपनी अशुद्धियों को भी सुधार लेना है। और इसके बाद इसी तरह से हमारे जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है काव्यांश के, ये भी हमारे इसी तरह से हो जाएंगे। फिर आ जाइए प्रश्न नंबर 13 पर। तो 13 में जो ये आपके क्वेश्चन होंगे क ख ग, ये वाले प्रश्न नंबर 13 में क ख ग, ये हमारे किस पे आधारित होंगे, जो हमारी कृतिका पाठ्य पुस्तक है, आपने पढ़ी होगी, है ना। तो उसके जो पाठ हैं उस पर आधारित होंगे। अब इसमें भी चॉइस है आपकी, क्योंकि आपको यहाँ पर किन्हीं 3 प्रश्नों में से 2 के उत्तर देने हैं, और कितने शब्दों में, कम से कम भी 50 या 60 शब्दों में देने हैं। ठीक, अब यहाँ पे ये देखिए ये कितने मार्क्स के हैं, 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, है ना। तो 8 मार्क्स के हो गए टोटल, यानी 2 प्रश्न आपको करने हैं 4-4 नंबर के। अब इन 3 में से कोई 2, इसमें भी आपको वही करना है, जो 2 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं वो ही आपको करने हैं। तीसरा लिखने में आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो आप इनके भी आंसर, इनके आपको थोड़े बड़े लिखने होंगे, क्योंकि भी नंबर भी ज़्यादा हैं इनके और शब्द भी ज़्यादा बोले गए, तो आपको ये थोड़े बड़े आंसर देने, पैराग्राफ टाइप में लिखने हैं आपको ये। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 से आपका शुरू हो जाता है लेखन वाला जो पोर्शन है वो शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आपको निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना होगा। ठीक, तो कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद आप कर लेंगे, पढ़ लेंगे एक बार, उनको समझ लेंगे कि किस तरीके से उनमें लिखा जाता है, क्योंकि पता नहीं बोर्ड का पेपर है आपको कौन सा अनुच्छेद लिखने को आ जाए, है ना। तो एक बार आप प्रैक्टिस के लिए कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं अनुच्छेद के, उनको एक बार पढ़ लेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे पहला इसमें क दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में कि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव, है ना। ख दिया है भाग्य और पुरुषार्थ, ग दिया है पर्वतीय स्थल की यात्रा। तो इन तीनों में से आपको कोई एक लिखना है ना।
3 नहीं लिखने ना 2 लिखने, इसमें से कोई तीनों में से कोई एक लिखना है एक विषय पर। और नीचे आपको उसके की पॉइंट्स कह सकते हैं, या एक तरीके से मतलब इनके जो संकेत बिंदु हैं वो दिए गए हैं, इनके आधार पर आपको लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन संकेत बिंदुओं को हेडिंग बना देते हैं, हेडिंग नहीं बनाना है, इनके आधार पर लिखना होता है। यानी हमें कैसे शुरुआत करनी है अनुच्छेद की, पहले उसकी भूमिका बतानी है ना, फिर अमृत महोत्सव का अर्थ बताना है, फिर इस महोत्सव में होने वाले कौन कौन से समारोह है, इस महोत्सव का महत्व क्या है, फिर क्या निष्कर्ष निकल के आता है। तो हमें 120 शब्दों के अंदर ये सब बातें बतानी है, एक पैराग्राफ की तरह ही हमें इसको लिखना है। तो ये हमारा 6 नंबर का होगा। अब इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में आपको पत्र लिखना है। यहाँ पे भी आपको देखो चॉइस दी हुई है ना, जैसे क और ख। तो एक आपको इसमें औपचारिक पत्र दिया होगा, एक आपको अनौपचारिक। तो यहाँ पे आपको देखो अथवा दिया हुआ है ना, तो दोनों में से कोई एक करना है, 5 नंबर का है ये। इसके लिए आपको फॉर्मेट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हम जब औपचारिक पत्र लिखते हैं तो हमें उसमें क्या क्या औपचारिकताएं पूरी करनी होती है, अनौपचारिक लिखते हैं तो किस किस तरह से हमें उसकी शुरुआत करनी है, कैसे एंडिंग करनी है ना। जैसे हम विषय लिखते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, औपचारिक लिख रहे हैं तो भी विषय लिख देते हैं उसमें, अनौपचारिक लिख रहे हैं तो भी उसमें विषय लिख देते हैं ना। विषय हमेशा कौन से पत्रों में लिखा जाता है, जो औपचारिक होते हैं ना। जब हम किसी कार्यालय को लिख रहे हैं, किसी संस्था को लिख रहे हैं, या किसी पुलिस थाने को लिख रहे हैं, तो वहाँ पर, या स्कूल को लिख रहे हैं, हम वहाँ पर विषय लिखते हैं। यदि हम किसी दोस्त को लिख रहे हैं, घर वालों को लिख रहे हैं, तो वहाँ पे हमें विषय लिखने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि हमें विषय कहाँ लिखना है, कहाँ नहीं लिखना है ना। नीचे ऐसे ही बच्चे कुछ जगह धन्यवाद लिख देते हैं। हम लिख रहे हैं पत्र अपने रिलेटिव्स को या अपने दोस्तों को, उसमें धन्यवाद का क्या मतलब है, तो उसमें हमें धन्यवाद नहीं लिखना है नीचे, है ना, भवदीय नहीं लिखना है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, यानी कि उसका पूरा जो प्रारूप है उसको अच्छे से समझ लें कि किस तरीके से औपचारिक पत्र में क्या अंतर होता है, और मतलब औपचारिक और अनौपचारिक को किस तरीके से क्या चीज़ें एक के अंदर होती हैं, क्या दूसरे के अंदर नहीं होती हैं। तो इनको समझ लें तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, कहाँ हमें लाइन छोड़नी है, कहाँ नहीं छोड़नी है, किस तरह से हमें पत्र की शुरुआत करनी है, तो ये सब आपको अच्छे से देख लेना है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। तो 16 में क्या है, यहाँ पर आपका आ गया कि आपका नाम सुनीता या सुरेश है, आप राजेंद्र नगर के निवासी हैं। दैनिक समाचार पत्र से पता चला कि स्थानीय राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष का, यानी कि ये आपका क्या हो गया, स्ववृत्त हो गया, बायोडाटा एक तरीके से, जैसे हम रिज्यूमे लगाते हैं वो। तो इसमें भी आपको देखो चॉइस है, या तो ये क्या वाला आप करोगे या ये खा वाला आप करोगे, है ना। अथवा दिया हुआ है ना बीच में यहाँ पर। ठीक, तो आपको इसमें से कोई एक करना है। तो और दूसरा आपको इसमें चॉइस दी हुई है ईमेल की, या तो आप इसमें ईमेल कर सकते हो, या फिर आप इसमें स्ववृत्त कर सकते हो। तो जो भी आपको आसान लगता है, जो भी आप अच्छे से कर सकते हो। तो आपको इनका भी फॉर्मेट पता होना चाहिए, कैसे हमें शुरुआत करनी है, कैसे हमें लिखना होता है। ईमेल में भी भाई फ्रॉम हमें पहले लिखना है, या टू हमें पहले लिखना है, या उसके बाद हमें विषय लिखना है, क्या लिखना है, जो भी मतलब उसका फॉर्मेट है आपको लिखाया गया है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ लें और समझ लें। ठीक है, तो ये करना है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 पर। हमें बहुत जल्दी इस चीज़ को देखना है, हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, क्योंकि आप लोगों के पास वैसे ही टाइम की बहुत कमी होगी इस टाइम। देखिए, अब यहाँ पर 17 में भी आपको चॉइस दी हुई है, क और ख में, दोनों में से एक करना है ना। ये आपका होता है 4 मार्क्स का। इसमें या तो आप एक विज्ञापन बना सकते हो, या फिर एक आप संदेश लिख सकते हो, है ना। दोनों में आपके पास चॉइस है। तो यदि आप विज्ञापन बना रहे हो, तो अब आपको ये तो पता है कि विज्ञापन और संदेश में एक बॉक्स के अंदर बनाने होते हैं, तो बॉक्स बनाना अनिवार्य होता है, बॉक्स ज़रूर बनाना है ना। इसमें आप थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। जैसे आप विज्ञापन लिख रहे हो जिस भी चीज़ का, तो उसकी पिक्चर्स बना सकते हो, है ना, शेडिंग कर सकते हो, उसमें थोड़ी ड्राइंग कर सकते हो। तो उसमें आपको कुछ जो पॉइंट्स है वो हाईलाइट करने होते हैं ना। कुछ को आप बोल्ड दिखा सकते हो बड़ा बड़ा लिख के, कुछ को आप छोटे अक्षरों में, नीचे उसमें एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये जो पता यानी और फ़ोन नंबर ये ज़रूर देना होता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, उसके भी जो प्रारूप का। और उसी तरह संदेश लेखन में भी
जो उसका प्रारूप है। तो इन सब चीज़ों का जब आप ध्यान रखेंगे तो आपके कहीं भी मार्क्स जो है वो नहीं कटेंगे और आपको उसके पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि ये पेपर आपको किस तरह से करना है, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आप बहुत अच्छे नंबरों से पास भी होंगे हिंदी में। ठीक है, तो मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। धन्यवाद।